Hi everyone. We shall continue with Shakespearean drama, The Comedy of Error. Comedy of Error के अंदर दो स्टेट्स की बात हो रही है, स्टेट ऑफ साइरक्यूस एंड स्टेट ऑफ एफिसस. दे बोथ वेर एनिमी स्टेट्स. और एफिसस के लैंड पे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ बनाया था वहाँ के ड्यूक ने, और वो लॉ ये था कि अगर कोई साइरक्यूस का इंसान, कोई भी सिटीजन अगर एफिसस में देखा गया तो उसे सजाए मौत दे दी जाएगी, और सजाए मौत से बचने के लिए उसे 1000 मार्क्स, ये जो मार्क्स है ना, जैसे हमारे यहाँ का करेंसी है रुपीज़, उनके वहाँ का करेंसी थे मार्क्स, तो एफिसस का 1000 मार्क्स उस साइरक्यूस वाले बंदे को देना पड़ेगा, तब जाकर उसकी जान बचेगी, नहीं तो मारा जाएगा. ऐसे में एक बूढ़ा था सौदागर, एक बूढ़ा बिजनेसमैन साइरक्यूस का था, वो एफिसस में नज़र आया और उसको ड्यूक के सामने लाकर पेश किया गया. ड्यूक ने उसे सज़ा सुना दी मौत की, और ये भी कहा कि अगर तुम्हारे पास 1000 मार्क्स है तो तुम उसे देकर अपनी जान बचा लो. लेकिन उस बूढ़े इंसान के पास 1000 मार्क्स नहीं थे, और उसे मारने के पहले ड्यूक ने कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हें तो मरना ही होगा, लेकिन मरने के पहले आई वुड लाइक टू नो दैट व्हाट कॉज्ड यू टू रिस्क योर लाइफ. किस वजह से तुमने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला, ये जानते हुए भी कि अगर तुम लैंड ऑफ एफिसस में आ जाओगे तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी, फिर भी तुम यहाँ पे आए, तो मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ. एजेंट ने कहा कि मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि मेरा जो पेन है ना, मेरी ज़िंदगी का जो दर्द है, मेरे जो कष्ट हैं, उसने मुझे ज़िंदगी में थका दिया है योर ऑनर. उसने ये भी कहा कि मेरी ज़िंदगी का बीता हुआ पल के बारे में कहानी सुनाने से बड़ा दुख और बड़ा सज़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता, इससे अच्छा तो मैं मर जाता. फिर भी उसने कहानी सुनाना शुरू किया. उसने बताया कि वो साइरक्यूस में उसका जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, और फिर बड़ा होकर वो एक बिजनेसमैन बना, उसकी शादी हुई और वो अपना मैरिड लाइफ ज़िंदगी में अच्छा से जीने लगा. उसने ये भी बताया कि शादी में के बाद उसको एक बिज़नेस के सिलसिले में एपिडेमनम नाम के एक दूसरे आइलैंड पे जाना पड़ा, और वो एपिडेमनम में 6 महीने के लिए रह गया. यानी उसकी वाइफ साइरक्यूस में थी और वो एपिडेमनम में 6 महीने तक रह गया. जब काफ़ी लंबा समय गुजर गया तो उसने अपनी वाइफ को भी वहाँ बुला लिया. उसकी वाइफ जब वहाँ आई तो ट्विन बच्चे को जन्म दी, यानी कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उसके 2 संतानें हुई, जुड़वा बच्चे हुई, ट्विन्स. और मज़े की बात यह है कि जिस दिन उसकी वाइफ ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिस इन में ये लोग रहते थे, जिस होटल या लॉज में ये लोग रहते थे, क्योंकि वहाँ तो इनका अपना घर था नहीं, उसी लॉज में एक गरीब दंपति ने, एक गरीब फैमिली में भी ट्विन्स बच्चे पैदा हुए. उन गरीब माता पिता के पास बच्चों को पालने का कोई ज़रिया नहीं था, पैसे नहीं थे, इसीलिए एजेंट ने क्या किया कि उन बच्चों को भी खरीद लिया. इसलिए खरीद लिया ताकि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो मेरे बच्चों के साथ खेलने के काम आएंगे, मेरे बच्चों की दोस्ती का काम आएंगे, और उन्हें नौकर के रूप में हम लोग रखेंगे, पालेंगे, पोसेंगे, खिला पिला कर बड़ा कर लेंगे. तो इस तरह से उनका परिवार बड़ा होकर 4 बच्चे और ये खुद 2 लोग. मेरे बच्चे जब थोड़े बड़े हुए, काफ़ी फ़ाइन दिखने में थे, काफ़ी खूबसूरत. मेरी पत्नी उन दोनों के ऊपर काफ़ी गुरूर किया करती थी, काफ़ी घमंड करती थी कि मेरे बच्चे इतने खूबसूरत हैं. अब मैं और मेरी पत्नी ने तय किया कि अब हम लोग वापस अपने आइलैंड साइरक्यूस में लौट आएंगे, और सब कुछ तय हो गया. शिप का टिकट हम लोगों ने ले लिया, बुकिंग कर ली, उसके ऊपर बैठ भी गए. लेकिन शेक्सपियरियन स्टोरीज़ में आप लोग देखोगे कि अचानक से कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे सब कुछ चेंज हो जाता है. तो ऐसे ही हम लोगों के साथ हुआ. जब हम लोग शिप में बैठे और अपने कंट्री यानी अपने आइलैंड एफिसस साइरक्यूस में लौटने लगे, तो ज़ोर का तूफ़ान आया और सब कुछ तहस नहस हो गया. तूफ़ान आने के बाद शिप के जितने क्रू मेंबर्स थे, चालक वगैरह, जहाज़ के नाविक वगैरह, सारे अपनी जान बचाकर भाग गए, हमें अकेला छोड़कर. और अब हमारा वो शिप किसी भी वक्त किसी भी चट्टान से टकरा सकता था और टूट कर उसके परखचे उड़ जाते, टुकड़े टुकड़े में चेंज हो जाता, और हम लोग पानी में डूब के मर जाते. मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सब रोने लगे थे. उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भी बहुत डर गया था, दुखी हो गया था कि अब इन्हें मैं कैसे बचाऊं. और उन्हें बचाने के लिए मैं प्लान करने लगा. तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैंने मेरी पत्नी को और मेरे ट्विन्स बच्चों में से जो बड़ा बच्चा था, उस बच्चे को, और मेरे दोनों नौकरों में से जो बड़ा नौकर था, उसे, आपको पढ़ने में आसानी हो और मुझे पढ़ाने में आसानी हो, इसीलिए मैं उन दोनों का नाम भी बता देता हूँ. इन लोगों ने अपने बच्चों का नाम रखा था एंटीफोलस, यानी दोनों बच्चों का एक ही नाम था एंटीफोलस, और दोनों नौकर बच्चों का भी एक ही नाम था ड्रोमियो. इसका मतलब एल्डर ड्रोमियो, बड़ा वाला ड्रोमियो, और बड़ा वाला एंटीफोलस को अपनी पत्नी के साथ शिप के ऊपर एक खंभे से बांध दिया, और खुद को छोटे वाले एंटीफोलस और छोटे वाले ड्रोमियो के साथ शिप के दूसरे खंभे से बांध दिया. दोनों दूर दूर खड़े थे. अचानक उनकी शिप चट्टान से टकराई और टुकड़े टुकड़े में तब्दील हो गई. इसके बाद एजेंट ने देखा कि उसकी पत्नी बच्चों के साथ पानी में बहे जा रही है काफ़ी दूर तक, ये भी बहे जा रहा है, दोनों के मिलने का कोई
उम्मीद नहीं था। तभी एजेंट ने देखा कि कॉरिंथ के कुछ मछुआरे, कॉरिंथ एक दूसरा आइलैंड है, एक दूसरा स्टेट है, तो वहाँ के कुछ मछुआरों ने इसकी बीवी और इसके बड़े बच्चे एंटीफोलस और बड़े ड्रोमियो को अपने बोट पर उठा लिया। देखकर एजेंट को काफ़ी दिलासा मिला कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे बड़े वाले बच गए। थोड़ी ही देर बाद इसकी भी जान बच गई, क्योंकि वहाँ से एक जाना पहचाना सा कैप्टन का एक शिप गुजर रहा था। उन लोगों ने इसे भी रेस्क्यू कर लिया और इस तरह से बीवी जुदा तो हो गई, बच्चे जुदा तो हो गए, लेकिन ज़िंदा थे, इस बात का दिलासा था। और उसके बाद जब मेरा छोटा बेटा 18 साल का हो गया, 18 ईयर्स का, तो वो अपने मदर को ढूंढना चाहता था, अपने भाई को देखना चाहता था। हमेशा वो मुझसे परमिशन मांगता था कि पिताजी मुझे जाने दीजिए। वो ड्रोमियो के साथ उनकी तलाश में जाना चाहता था, लेकिन मैं ही उन्हें नहीं जाने देता था। फाइनली मुझे हार मानना पड़ा और उसे कॉन्सेंट देना पड़ा, उसे इजाज़त देना पड़ा। इसके बाद क्यों क्यों इजाज़त देना पड़ा? क्योंकि मैं भी चाहता था कि मैं भी अपनी बिछड़ी हुई पत्नी से मिलूँ, मैं भी अपने बच्चों से मिलूँ। इसके बाद मैंने इजाज़त दे दिया और वो दोनों निकल गए। दोनों मतलब छोटा ड्रोमियो, यानी मेरा छोटा ड्रोमियो और मेरा छोटा बेटा एंटीफोलस, दोनों निकल गए बड़े ड्रोमियो और बड़े एंटीफोलस और अपनी मम्मी का तलाश करने। और उसके बाद जब वो चले गए और 2 साल तक वो नहीं लौटे, तो 2 साल उनके नहीं लौटने के बाद मैं भी अपने बेटे, यानी छोटे एंटीफोलस जिसको जाने की इजाज़त मैंने दे दी थी, और छोटा ड्रोमियो, उसकी तलाश में मैं भी निकल गया। और 5 साल तक उन्हें तलाश करते करते मैं कहाँ नहीं गया। मैं ग्रीस में गया, मैं एशिया के सारे बाउंड्रीज़ में भी गया, और उसके बाद फिर मैं ढूँढते-ढूँढते, ये जानते हुए भी कि एफेसस में अगर मैं जाऊँगा तो मैं साइरेक्यूस का बंदा हूँ और मुझे सज़ा मिल जाएगी मौत की, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि इस जगह को ना ढूँढूँ। मैं यहाँ भी चला आया और मैं चाहता था कि दुनिया में कोई भी जगह बाकी ना रहे जहाँ मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को नहीं ढूँढा। ये सोचते हुए भी मैं यहाँ आ गया। एजेंट ने जब ये कहानी अपनी ज़िंदगी के बारे में सुनाई कि कैसे वो इस कंट्री में लैंड किया, ड्यूक ये कहानी सुनने के बाद काफ़ी दिल से हिल गया पूरा। उसको काफ़ी दुःख महसूस हुआ। उसने एजेंट के ऊपर दुखी मतलब हमदर्दी दिखाई और दया दिखाई, और उसने कहा कि ठीक है, चूँकि तुम अपने बच्चे और बीवी के तलाश में निकले हो, तो हम तुम्हें 1 दिन का मोहलत देते हैं, और 1 दिन का जो हम तुम्हें टाइम देते हैं, इस टाइम में तुम जाओ और इस लैंड ऑफ एफेसस में किसी से भी मांग कर, या कोई तुम्हारा पहचान का अगर कोई हो, या जैसे भी तुम अरेंज करो 1000 मार्क्स, क्योंकि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। लेकिन एजेंट भी काफ़ी ज़िद्दी था। उसने कहा कि भाई मैं किसे ढूंढूंगा यहाँ, और कौन मुझे 1000 मार्क्स देगा। इसलिए एजेंट ने ये प्रीफ़र किया कि आप मुझे अपने जेल में रखिए, अपनी कस्टडी में रखिए, और मैं रात भर यहाँ इंतज़ार कर लूँगा, और कल आप मुझे सजाए मौत दे दीजिएगा, क्योंकि मैं फ़ाइन अरेंज नहीं कर सकता। एजेंट ने सोचा कि वो यहाँ किसी को नहीं जानता था शायद एफेसस में। जब वो इस खतरे में पड़ा था, अपनी ज़िंदगी खोने वाला था, उसकी ज़िंदगी जाने वाली थी, उसे क्या पता था कि उसका जो बेटा, जिसकी वो तलाश कर रहा है, बचपन में जो उससे खो गया था, बड़ा बेटा तो इसी आइलैंड में रहता था। उसका जो बड़ा एंटीफोलस था ना, वो लैंड ऑफ एफेसस में ही कई वर्षों से रह रहा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एजेंट के दोनों ही बेटे वहाँ पर मिल जाएंगे कहानी के अंत में, क्योंकि कहानी के अंत तक जो उसका छोटा बेटा है, जो अपने मम्मी और बड़े भाई का तलाश करने के लिए निकला था, वो भी उसी दिन लैंड ऑफ एफेसस में आ गया। कैसे आ गया, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हुआ यूँ कि अपने बड़े भाई और माता की तलाश करते हुए वो लोग भी उसी दिन वहाँ पर लैंड किए, लैंड ऑफ एफेसस में। जिस दिन उसका पिता यानी एजियन वहाँ पे लैंड किया था, उसी दिन आया, और वो भी साइरेक्यूस का मर्चेंट था, छोटा बेटा, और वो भी एफेसस में आने का क्राइम किया था, तो उसे भी सजाए मौत मिलेगी। लेकिन उसको एक भला इंसान मिल गया एफेसस में, और उसने कहा कि भाई आज तुम्हारे कंट्री का एक बूढ़ा इंसान यहाँ आया था और उसे सजाए मौत मिली है। क्या तुम लोग पागल हो गए हो जो ऐसे ढूंढ रहे हो, ऐसे खुद घूम रहे हो? तुम भी पकड़ लिए जाओगे और तुम्हें भी सजाए मौत मिल जाएगी। तो उसने उसे एक ट्रिक बताया, आइडिया दिया कि अगर कोई तुम्हें पकड़े और तुमसे पूछे कि तुम कहाँ से आए हो, तो कह देना कि तुम एपिडेमनम आइलैंड से आए हो यहाँ बिज़नेस के सिलसिले में, तो तुम बच जाओगे। ये मत कहना कि तुम साइरेक्यूस से आए हो। लेकिन जब एंटीफोलस ने सुना, छोटे एंटीफोलस ने, कि मेरे आइलैंड का कोई एक बूढ़ा इंसान यहाँ आया और उसको सजाए मौत मिली है, तो काफ़ी दुखी हुआ, परेशान हुआ। एल्डर एंटीफोलस भी वहाँ पर बचपन से ही रह रहा था। हुआ यूँ कि 20 साल से रह रहा था, बचपन से मतलब 20 ईयर्स। अब तक तो उसकी उम्र 25 हो गई थी, क्योंकि 18 साल का हो गया तब वो अपने मम्मी और बड़े भाई को ढूंढने निकला था, छोटा वाला एंटीफोलस, याद है ना मैंने कहा अभी। तो 18 साल की उम्र में वो निकला, 2 साल तक लौटा नहीं, तो 18 तो 20 हो गए, और फिर एजेंट भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए 5 साल से ढूंढ रहा, तो 25 साल हो गए। तो 25 साल के दोनों ही बेटे थे, और दोनों ही एफेसस में थे। बड़ा बेटा यहाँ एफेसस में कैसे आया, तो उसकी कहानी भी आप लोग जान लीजिए। जैसे जब कोरिंथ के फिशरमैन लोगों ने उसकी मम्मी और बड़े एंटीफोलस को जब बचा लिया था, तो बचाने के बाद कुछ
दूर ले जाने के बाद उन लोगों ने माता को दूर कर दिया और बच्चों को चुरा लिया उसे बेचने के पर्पज़ से, और उसे ले गए वो लोग ड्यूक ऑफ मेनाफन। एक दूसरा आइलैंड है मेनाफन, आप लोग नोट करते जाइएगा नहीं तो भूल जाएंगे, या फिर बुक सामने रखिएगा पढ़ते वक्त। तो ड्यूक ऑफ मेनाफन शायद बिना किसी संतान का रहा होगा, उसके पास जाकर उन लोगों ने उन बच्चों को बेच दिया, यानी कि बड़े वाले एंटीफोलस और बड़े वाले ड्रोमियो को ड्यूक ऑफ मेनाफन के पास बेच दिया। अब ये जो ड्यूक ऑफ मेनाफन थे, ये एफिसस के ड्यूक जो थे ना, उनका नाम तो नहीं बताया है, एफिसस के ड्यूक के अंकल थे। मेनाफन के ड्यूक एफिसस के ड्यूक के अंकल थे। तो जैसे कोई चाचा भतीजा आपस में मिलने जाते हैं, तो वो अंकल कभी अपने एक भतीजे से मिलने के लिए एफिसस में जब आए, तो एफिसस के ड्यूक ने उन बच्चों को डिमांड कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई अंकल, ये बच्चे मुझे पसंद हैं, आप ये बच्चे मुझे दे दीजिए और मैं इन्हें पालूंगा, पोसूंगा, बड़ा करूंगा। ड्यूक ऑफ मेनाफन ने बच्चों को दे दिया। बच्चे उसके निगरानी में पलने बढ़ने लगे। एक बार ऐसा वाक़या हुआ कि एफिसस के ड्यूक की जान खतरे में आ गई थी दुश्मनों के हाथ, और वहाँ पर बड़े वाले एंटीफोलस जो ड्यूक ऑफ एफिसस के निगरानी में पल रहा था, बढ़ रहा था, उसने ड्यूक की जान बचा ली। ड्यूक उससे काफ़ी खुश हुए, और होने के बाद उन्होंने रिवॉर्ड में अपने ही आइलैंड के एक बहुत ही अमीर शहजादी एड्रियाना से उसका शादी करवा दिया। इस तरीके से पला बढ़ा सब कुछ एफिसस में ही, ड्यूक के निगरानी में ही, और एफिसस की एक अमीर लड़की से, एड्रियाना से उसकी शादी हो गई। काफ़ी पैसे वाला इंसान हो गया। तो अगर एजियन को पता रहता कि मेरा बड़ा बेटा यहीं रहता है, तो पैसे उसको मिल गए होते, उसकी जान बच गई होती। ऐसा हो जाता है स्टार्टिंग में ही। एड्रियाना की एक छोटी सिस्टर भी थी जिसका नाम था लूसियाना, उसके बारे में भी कहानी में हम लोग आगे देखेंगे। तो जो साइरेक्यूस का एंटीफोलस था, मतलब छोटा वाला एंटीफोलस, वो छोटा एंटीफोलस उसने अपने छोटे ड्रोमियो को पैसे दे दिए, क्योंकि वो वहाँ उस आइलैंड में उस दिन नया नया आया था। उसने पैसे दिए और देने के बाद कहा कि भाई तुम जाओ और जाकर इन में मेरा इंतज़ार करो, जिस लॉज में हम लोग को ठहरना है, और मैं थोड़ा इस एरिया को घूम कर आता हूँ। घूमने लगा और सोचने लगा कि मेरा हालत एक बूंद की तरह है, जो समंदर में बूंद, अगर एक बूंद पानी का अगर हम लोग गिरा दें और गिराने के बाद फिर उसे ढूंढने लगें, तो क्या हम लोग पानी की बूंद को ढूंढ पाएंगे? कभी नहीं। तो मेरा हालत भी उस पानी की बूंद की तरह है। इतने बड़े संसार में मैं अपने भाई और मेरी माता को ढूंढने के लिए निकला हूँ। यही वो सोच रहा था। और जो यंगर ड्रोमियो था, उसका नौकर, वो लोग दोनों ही बहुत ही प्लीजेंट स्पिरिट में एक दूसरे के साथ रहा करते थे। नौकर कम था, दोस्त के रूप में वो ज़्यादा था। काफ़ी हंसी मजाक किया करता था। जब कभी भी देखता था कि यंगर एंटीफोलस का मन मिजाज दुखी है या ख़राब है, तो वो उसको खुश कर दिया करता था छोटे छोटे जोक्स या चुटकुले सुनाकर। इस तरीके का उन लोगों का फ्रेंडशिप था, या यूँ कहिए कि रिलेशनशिप था। ऐसी ही बातें चल रही थी। अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है और सामने बुक रख लेना है, क्योंकि अब बहुत कन्फ्यूजन शुरू होने वाला है। डबल रोल एंटीफोलस के और डबल रोल ड्रोमियो के दोनों ही आपस में टकराने वाले हैं। तो अब क्या होता है ना कि अब बड़ा वाला जो ड्रोमियो है, यानी जो एफिसस में ही रहता था, वो बड़े वाले एंटीफोलस को खाने के लिए बुलाने आने वाला है। मतलब बड़ा वाला एंटीफोलस स्ट्रीट में कहीं घूम रहा होगा, पत्नी ने कहा होगा कि जाओ बुला लाओ साहब को खाने के लिए, खाना ठंडा हो रहा है, और नौकर बुलाने के लिए आया, मतलब एल्डर ड्रोमियो। जब वो आया तो स्ट्रीट में उसको यंगर एंटीफोलस मिला, छोटा वाला एंटीफोलस, जो कि ढूंढ रहा था अपने भाई और अपनी माता को, वो मिला। उसे कन्फ्यूज़न हो गया, उसे लगा कि ये मेरा बॉस है। उसने आकर कहा कि चलो एड्रियाना तुम्हें बुला रही है खाने पे, खाना ठंडा हो जाएगा। उसे गुस्सा आ गया कि भाई मैंने तुझे पैसे लेकर लॉज में जाने के लिए कहा, और तू यहाँ इतना निश्चिंत होकर, इतना फ्री होकर घूम रहा है। पैसे कहाँ हैं तेरे जो मैंने दिए थे? वो कहता है कौन से पैसे, आपने तो मुझे कोई पैसा नहीं दिया। वो कहता है देखो मुझे मजाक मत करो, हम लोग बहुत ही सीरियस सिचुएशन में हैं, पैसे किधर हैं? वो फिर कहता है मैं पैसे के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं यहाँ ये बोलने आया हूँ कि चलो खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लो। क्योंकि वो तो अपने एंटीफोलस को बोल रहा था। दोनों में इस तरह का कन्फ्यूजन होने से छोटे एंटीफोलस को गुस्सा आ जाता है, और वो सामने वाले को छोटा ड्रोमियो समझकर पिटाई कर देता है। पिटाई खाने के बाद वो ये भी कहता है कि हम लोग आज ही साइलेंट पे उतरे हैं और हमारी कोई वाइफ भी नहीं है, किस वाइफ की तू बात कर रहा है? और इसके बाद फिर उसकी पिटाई करता है। पिटाई होने के बाद ड्रोमियो दौड़ता हुआ जाता है और जा करके एड्रियाना को ये खबर देता है कि एंटीफोलस कहते हैं कि मेरी शादी भी नहीं हुई है और वो आज ही इस आइलैंड पे उतरे हैं। एड्रियाना जब ये सुनती है तो सुनने के बाद बहुत ही गुस्से में आ जाती है, क्योंकि एड्रियाना को हमेशा ही शक था कि उसके पति का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। उसको ऐसा लगता था कि मेरा पति मुझसे नहीं बल्कि बाहर किसी महिला से एंगेज्ड है। ऐसा वो सुनने के बाद उसे पूरा यकीन हो गया कि मेरा पति मुझे मान ही नहीं रहा है। वो दौड़ती हुई आई और आकर उसने देखा छोटा एंटीफोलस रास्ते में घूम रहा है। उसे लगा ये मेरा पति है, और उसे आकर पति पति कहकर एड्रेस करने लगी, पुकारने लगी। छोटा एंटीफोलस घबरा गया कि भाई मेरी शादी कब हुई, मुझे तो यहाँ रेडीमेड पत्नी मिल गई।
और हैरान हो गया और सोचने लगा कि भाई ये कब, मेरी शादी कब होगी, सोचने लगा। लेकिन वो उसको लांछन भी लगाने लगी, मतलब ब्लेम भी करने लगी, कहने लगी कि भाई शादी के पहले तो बहुत प्यार करते थे, अभी शादी के बाद क्या हो गया, तुम कहते हो मैं तुम्हारी शादी ही नहीं हुई, चलो खाना खाने चलो। और ज़बरदस्ती यंगर एंटीफोलस को और यंगर ड्रोमियो को वो पकड़ के ले जाती है अपने घर, और घर पे उन लोगों के साथ वहाँ पर डिनर हो रहा है, खाना हो रहा है। और खाने के टाइम पे जो उनका अपना हस्बैंड है, यानी कि बड़ा वाला एंटीफोलस और बड़ा वाला ड्रोमियो, वो लोग भी घर में एंट्री करने जा रहे हैं। जैसे ही घर में एंट्री करने जा रहे हैं तो एड्रियाना ने अपने सारे नौकरों को और गेट कीपर्स को कह दिया था कि कोई भी अंदर ना आने पाए, डू नॉट डिस्टर्ब वाला मैटर क्लियर कर दिया था कि कोई भी बाहर से अंदर ना आए, और जो भी आए उसे आने ना दिया जाए। जब बड़ा एंटीफोलस अंदर आने लगा तो उसको रोक दिया गया बीच में ही, और फिर बड़ा एंटीफोलस सोचने लगा कि भाई अंदर कौन हो सकता है, मैं तो बाहर हूँ, और वो गुस्से में आकर वहाँ से चला गया, ये कहते हुए कि मैं भी तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। किसे, मतलब अपनी पत्नी को। इधर घर के अंदर यंगर ड्रोमियो और यंगर एंटीफोलस दोनों ने डिनर किया, और उसके बाद वहाँ पर जो यंगर ड्रोमियो था उसे भी एक रेडीमेड पत्नी मिल गई। मतलब बड़े वाले ड्रोमियो की शादी हो चुकी थी, किससे, तो एड्रियाना की जो कुक मेट थी, यानी घर में रसोई का काम करने वाली जो महिला थी, उससे शादी हो गई थी ड्रोमियो की। मौका पाते ही यंगर ड्रोमियो और यंगर एंटीफोलस घर से भाग निकलते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं, बाहर एक गोल्ड स्मिथ मिलता है, सुनार, और वो एंटीफोलस को बड़ा वाला एंटीफोलस समझकर एक गोल्ड चेन दे देता है और कहता है कि पैसे बाद में ले लेंगे। ये जो गोल्ड चेन होता है ना, ये बड़े वाले एंटीफोलस ने अपनी पत्नी को देने के लिए, गिफ्ट करने के लिए इसे बनवाया था, तो वो उसे बड़ा एंटीफोलस समझकर छोटे को दे देता है। छोटा वाला एंटीफोलस काफ़ी हैरान है कि भाई कैसा कंट्री है, कोई मुझे यहाँ अपना पति बना लेता है, कोई मुझे यहाँ गोल्ड चेन देकर चला जाता है। और ड्रोमियो जैसे ही उससे, ड्रोमियो को कहता है कि जाओ तुम यहाँ से निकलने का प्रबंध बनाओ, हम लोग यहाँ से तुरंत छोड़ देंगे, क्योंकि ये आइलैंड जो है कहीं ना कहीं बेविज्ड है, इसमें डायनो और जादूगरों का कहीं ना कहीं इसमें चाल है, या उनसे कर्ज है ये कह के जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते, मतलब वो गोल्ड स्मिथ जो था ना, गोल्ड स्मिथ जब इन लोगों को चेन देकर जैसे ही जा रहा था, उसे पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उसका कोई पुराना मैटर था क्राइम का, या कुछ उसे पैसे देने थे, उसके कुछ जुर्माना के पैसे बाकी थे। वो पकड़ा जाता है, और जब वो पकड़ा जाता है, जेल जा रहा होता है, तभी वहाँ से बड़ा एंटीफोलस उसको जाता हुआ नजर आता है। बड़ा एंटीफोलस जो घर से नाराज होकर निकला था, बड़े एंटीफोलस को वो समझता है कि इसी को तो मैंने चेन दिया, और उससे पैसे मांगने लगता है कि भाई पैसे दे दो, मैं फ़ाइन दे करके बच जाऊँगा यहाँ पर। लेकिन बड़ा एंटीफोलस को तो चेन मिला नहीं। वो कहता है कैसे पैसे, भाई चेन पहले दो तब तो पैसे देंगे। और दोनों झगड़ जाते हैं, यानी गोल्ड स्मिथ, वो सुनार, और वो बड़ा एंटीफोलस, दोनों झगड़ जाते हैं। पुलिस वाले फिर एंटीफोलस को भी उठा लेते हैं कि तुम भी चलो, जेल में चलो। जब बड़ा वाला एंटीफोलस भी जेल जाने लगता है, तो फिर रास्ते में उसको छोटा ड्रोमियो मिल जाता है। छोटा वाला ड्रोमियो जा रहा होता है शिप का प्रबंध करने के लिए, उसी रात वहाँ से भागने के लिए, और उसे छोटा ड्रोमियो मिलता है, और उसे वो कहता है बड़ा एंटीफोलस कि तुम जाओ एड्रियाना से फ़ाइन के पैसे लेकर आओ, ताकि मैं वो फ़ाइन देकर और जेल जाने से बच जाऊँ। ड्रोमियो फिर एड्रियाना के पास जाता है और एड्रियाना से फ़ाइन के पैसे मांगता है, और फ़ाइन के पैसे मांगकर जब लौट रहा होता है, तो लौटने के टाइम में उसको छोटा एंटीफोलस मिल जाता है। छोटा एंटीफोलस को पैसे देता है और कहता है लो, तुमने ही एड्रियाना के पास से फ़ाइन के पैसे मंगवाए थे। छोटा एंटीफोलस भी चौंक जाता है कि मैंने तो कोई फ़ाइन का पैसा मंगवाया नहीं। ये क्या भाई, लगता है तुम्हारे ऊपर भी जादूगरनियों का कुछ ना कुछ इफेक्ट आ गया है। और उसके बाद वहाँ पर बड़ा एंटीफोलस अभी भी जेल के अंदर बंद ही है, क्योंकि उसको फ़ाइन के पैसे मिले नहीं। और उसके बाद अभी कहानी आगे बढ़ रही है, तब तक एक महिला भी एंट्री करती है, एक अननोन लेडी। वो अननोन लेडी छोटे एंटीफोलस को जैसे ही देखती है, उससे कहती है कि भाई कल हम लोगों ने डिनर किया था, हम लोग डेट पे गए थे, और मैंने तुमको अपनी अंगूठी पहनाई थी, और तुमने मुझे गोल्ड चेन देने का वादा किया था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब बड़ा एंटीफोलस घर में एंट्री नहीं पाया, और बड़ा ड्रोमियो खाने के टाइम में, तो वो लोग अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए, बड़ा एंटीफोलस जो होता है वो एक लेडी को डेट पर ले जाता है, और उसके साथ खाना खाता है, उससे अंगूठी भी गिफ्ट में लेता है, और जो चेन अपनी पत्नी के लिए बनवाया था, वो चेन उस लेडी को देने का वादा करता है कि अगर तुम हमारे साथ खाना खाओ, मुझसे प्रेम के वादा करो, तो हम ये चेन तुम्हें दे देंगे। इसीलिए वो लेडी छोटे एंटीफोलस को बड़ा एंटीफोलस समझकर चेन डिमांड करती है, लेकिन छोटा एंटीफोलस तो कभी उस लेडी को देखा नहीं, कभी उसके साथ खाना खाया नहीं, तो इसीलिए वो उसे भी डायन कह के वहाँ से भाग जाता है डांट कर। और फिर वो कहती है ठीक है, तुम बहुत बुरे इंसान हो, और हम तुम्हारी वाइफ को जाकर ये सारी बात बता देंगे। वाइफ को मतलब बड़े वाले एंटीफोलस की वाइफ को। और वो लेडी बड़े वाले एंटीफोलस के वाइफ के पास पहुंचती है, एड्रियाना के पास, और जाकर पूरी घटना बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड कल मेरे साथ खाना खाया, मेरी अंगूठी ले लिया, और मुझे चेन देने का वादा किया, और आज मुकर गया। अब तो एड्रियाना को पूरा ही यकीन हो गया था कि मेरा पति एक बुरा इंसान है, और उसका कहीं ना कहीं बाहर अफेयर है मेरे अलावा, अपनी पत्नी के अलावा। और फिर वो अपने पति की तलाश कर रही है कि बस कब मिले और कब उसको कैद करें। थोड़ी देर में बड़ा एंटीफोलस वहाँ हाजिर हो ही जाता है, जेलर लोगों के साथ वहाँ पहुँचता है, क्योंकि फ़ाइन के पैसे मिले नहीं उसे, तो आकर कहता है कि घर आकर कि फ़ाइन के पैसे दो और हम बच जा देंगे, मतलब अपने आप को बचा लेंगे। तब वो कहती है कि फ़ाइन का पैसा तो मैंने भेज दिया ड्रोमियो से,
ड्रोमियो, बड़ा वाला ड्रोमियो भी उसके साथ खड़ा था। बड़ा ड्रोमियो भी इनकार करता है कि हमें तो फ़ाइन के पैसे मिले नहीं और मैं तो ले ही नहीं गया। इसके बाद अब तो वो समझ जाती है कि पूरी तरह से ये पागल है और इसके अंदर पागलपन आ गया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ साथ पागलपन भी है और दोनों को, बड़े एंटीफोलस और बड़े ड्रोमियो दोनों को कैद कर लेती है कमरे के अंदर और डॉक्टर बुलाने को भेजती है कि जब डॉक्टर आएगा तो इनकी इलाज करेगा तब इन्हें छोड़ेंगे। इसी बीच में छोटा एंटीफोलस और छोटा ड्रोमियो शहर में एक ननरी, एक नन लोगों का रहने का घर है, कॉन्वेंट। उस कॉन्वेंट के सामने से वो दोनों गुजर रहे होते हैं। तब तक वहाँ पर वो सुनार मिल जाता है जो जेल में चला गया था और अभी वो जेल से बाहर आ चुका है। वो इन लोग को मिल जाता है और मिलने के बाद इनसे डिमांड करता है कि भाई चेन भी नहीं दिया तुमने और पैसे भी नहीं दिया, उस दिन तो चेन ले लिए थे, पैसे नहीं दिए। तो छोटा एंटीफोलस कहता है कि भाई तो हमसे दोबारा मिले ही नहीं। दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है और वहाँ झगड़ा होने लगता है। तभी कोई इंसान, एड्रियाना का नौकर, आकर बताता है कि अभी अभी मैंने देखा है कि एंटीफोलस और ड्रोमियो बाहर खड़े हैं, वो लोग अंदर नहीं है, कैद में नहीं है, बाहर हैं। एड्रियाना गलती क्या करती है कि वो अंदर चेक नहीं करती है कि मेरा पति अंदर है कि नहीं, ड्रोमियो अंदर है कि नहीं, और वो सीधा लुसियाना के साथ और उसके बहुत सारे हट्टे कट्टे मुस्तैद पहलवानों के साथ पहुंच जाती है उसे खींच कर ले आने के लिए। वहाँ जब पहुँचती है तो एंटीफोलस को देखती है और यंगर ड्रोमियो को देखती है, उसे अपना पति समझ बैठती है। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए इस महिला से, एड्रियाना से, तुरंत घुस जाते हैं एक कॉन्वेंट के अंदर। उस कॉन्वेंट की जो हेड महिला है ना, जैसे मदर टेरेसा टाइप की, जो सारे नन लोगों की हेड है, तो वो जो हेड होती है लेडी एबेज, लेडी एबेज के शरण में ये दोनों चले जाते हैं और कहते हैं मुझे बचाओ माँ, ये औरत मुझे ज़बरदस्ती अपना पति कहती है और हम लोगों को वापस ले जाना चाहती है। लेडी एबेज उस मामले में इंटरफेयर करती है और वो समझाती है ध्यान से एड्रियाना को कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अपने पति को क्यों ऐसा ज़बरदस्ती पागल बना रही हो। तो वो पूछती है क्या तुम्हारे पति का बिजनेस डूब गया, क्या इसलिए पागल हो गया है वो? तो एड्रियाना कहती है नहीं। फिर कहती है क्या तुम्हारे पति का कोई दोस्त मर गया, क्या इसलिए पागल हो गया है? क्योंकि एक पुरुष के पागल होने के पीछे ये 2 वजह होता है। तो वो कहती है नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ है, कोई बहुत करीबी दोस्त भी नहीं मरा है जिसकी वजह से मेरा पति पागल हो। तो फिर कहती है तब तो इसका वजह तुम हो, तुम्हारी वजह से ही पागल हुआ है और उसका वजह ये है कि भाई क्या रीज़न हो सकता है। फिर लेडी एबेज उससे उसका रीज़न पूछती है कि अपना रूटीन बताओ। तो एड्रियाना बताती है कि जब कभी भी वो घर में आता है तो पहले तो हम उसको ना खाना देते हैं ना पानी देते हैं, पहले उससे पूछते हैं कि इतनी देर तुम कहाँ रहे, इतनी देर तक तुमने किससे बात किया, और इन सवालों की वजह से मेरा पति काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर वो पूछती है कि जब दोनों तुम अकेले में रहते हो तो कैसे रहते हो? तो भी कहती है हम दोनों जब अकेले में भी रहते हैं तब भी हम उससे बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, जिसकी वजह से मेरा पति जो है वो सो नहीं पाता है, उसे नींद नहीं आती है, वो जो खाना खाता है उसको हजम नहीं होता है। लेडी एबेज कहती है बस तो यही रीज़न है, इसी वजह से तुम्हारा हस्बैंड पागल हो गया है, बिकॉज ऑफ योर नेचर। लुसियाना, उसकी छोटी बहन, भी उसको समझाती है कि देखा ना दीदी, हम तुम्हें हमेशा कहा करते थे कि तुम्हारा पति बेकसूर है, लेकिन तुम मानती नहीं थी, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारा पति पागल है, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारा पति पागल बनकर रास्ते में घूम रहा है। इसलिए लेडी एबेज कहती है कि मैं तुम्हारे पति को छोड़ूंगी, जरूर जाने दूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन फ़िलहाल अभी उसे थोड़ा आराम का ज़रूरत है, मेरे पास अभी रहने दो। ये सुनने के बाद, लेडी एबेज की इस बात को सुनने के बाद एड्रियाना काफ़ी दुखी होती है कि मेरे पति को मुझे लौटा ही नहीं। तभी वो वक्त भी आ जाता है जब बूढ़े एजियन को सजाए मौत दी जानी है और उसे ले जाया जा रहा है वहाँ से, और उसे ड्यूक ले जा रहा है, ड्यूक के साथ कुछ आर्मी मेंबर हैं, वो लोग लेके जा रहे हैं। तभी एड्रियाना ड्यूक को देखती है और जाकर मदद मांगती है कि देखो लेडी एबेज मेरे पति को अपने वहाँ पर कैद कर ली है, छोड़ नहीं रही है। ये बातें अभी हो ही रही है, तब तक रियल में जो बड़े वाले एंटीफोलस और बड़े वाले जो ड्रोमियो हैं वो लोग सचमुच में कैद तोड़ के और यहाँ स्ट्रीट में चले आ रहे हैं। जैसे ही स्ट्रीट में आते हैं तो अभी वो तो दोनों तो अंदर है। ये जब बड़ा वाला एंटीफोलस आ जाता है तब एजियन उसे देखते ही खुश हो जाता है, उसे लगता है कि ये मेरा छोटा वाला एंटीफोलस है और खुश हो जाता है कि अब मेरा बेटा मुझे बचा लेगा। लेकिन बड़ा एंटीफोलस उसे पहचानने से इनकार करता है। जब नहीं पहचानता है तब थोड़ी देर में लेडी एबेज और लेडी एबेज के साथ छोटा एंटीफोलस, छोटा ड्रोमियो भी सीन पे पहुंच जाते हैं। एड्रियाना जैसे ही देखती है 2-2 एंटीफोलस, 2-2 ड्रोमियो, उसका तो सिर चकराने लगता है। लेकिन ड्यूक तुरंत समझ जाता है कि मामला क्या है। एजियन को भी समझ में आ जाता है कि ये दोनों मेरे ही बेटे हैं। अच्छा, वो जो लेडी एबेज होती है वो लेडी एबेज एजियन की ही वाइफ है, यानी जब उससे मछुआरों ने बच्चों को छीन लिया था तो लेडी एबेज को इधर उधर की ठोकरें खानी पड़ी और खाने के बाद वो चर्च ज्वाइन कर ली और वो एक बहुत बड़ी नन बन गई। आज वो लेडी एबेज बन गई थी, उसका प्रमोशन हो गया था अच्छे कर्मों की वजह से। तो एजियन ने तुरंत अपनी पत्नी को पहचाना, पत्नी ने पति को पहचाना, दोनों भाई एक दूसरे को देख लिए कि हमारे एक दूसरे, समझ गया कि दोनों ट्विंस हैं। छोटा तो तुरंत ही समझ गया कि ये बड़ा वाला मेरा भाई है, इसी की तलाश में आया हूँ। ड्रोमियो भी खुश हो गया और छोटा एंटीफोलस को इस मामले के दौरान
अपनी भाभी यानी एड्रियाना, जो बार बार उसे अपना पति कह रही थी, उसके ऊपर तो बहुत गुस्सा आता था, लेकिन उसकी छोटी बहन लूसियाना में उसका इंटरेस्ट था, तो इस तरह से छोटे भाई की शादी लूसियाना से कर दी गई और छोटा ड्रोमियो भी काफ़ी खुश हो रहा था अपने बड़े भाई को देख कर के हम दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। हैप्पी एंडिंग होती है। ड्यूक उन सबको अपने महल में बुलाता है, एक साथ बैठता है, सारी बातें पूछता है, कैसे क्या हुआ, सब लोग अपना अपना डिटेल्स देते हैं कि कौन कैसे खो गया, कौन कैसे निकला, कौन कैसे आया, और लास्ट में फिर जो बड़ा एफिसस में रहने वाला जो एंटीफुलस होता है वो मतलब 1000 मार्क्स को देकर अपने पिता को छुड़ा सकता, उसने उस पैसे को देने का ऑफ़र किया ड्यूक को, लेकिन ड्यूक ने वो पैसे नहीं लिए। उस इंसान के लिए, अकेले एजियन के लिए उसने अपने एफिसस के आइलैंड का वो नियम भी तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद हैप्पी एंडिंग हुई। और जब हम लोग नाटक में यानी ड्रामा में, प्ले में जब मिलते हैं, लास्ट में बिछड़े हुए लोग मिल जाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉमेडी। तो कॉमेडी ऑफ एरर मतलब गलती से ट्विन्स की वजह से, कहने का मतलब एक जैसा दिखने की वजह से इतना सारा कन्फ्यूजन हुआ, इतने सारे एरर हुए, इसलिए टाइटल रखा गया है कॉमेडी ऑफ एरर। तो आई गेस आप सभी लोगों को समझ में आया। वीडियो के साथ साथ बुक को पढ़ना